नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि हेडिंग हम लोग का है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एवं गुण। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, फिर भी हम लोग उसको सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि एक बार आपको वीडियो देखने से पूरा ये संबंध क्लियर हो जाएगा कि आपस में ऋतु का दोष और रस और गुण से क्या संबंध है, किस ऋतु में कौन सी दोष का इन्वॉल्वमेंट है, और उस दोष में पर्टिकुलर देखेंगे इस ऋतु में कौन से रस का इन्वॉल्वमेंट है या उसके रस की बहुलता होती है, और पर्टिकुलर उस रस में क्या क्या गुण होते हैं, उस रस के कौन से गुण होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है जिसको आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋतु। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर देखेंगे, क्रमांक देखेंगे, यहाँ पर ऋतु है, यहाँ पर दोष है, यहाँ पर रस है, यहाँ पे गुण है। जो आपके 4 पॉइंट है, ऋतु, दोष, रस और गुण को हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके लिख लिया। आइए देखते हैं कि सीरियल नंबर में सबसे पहले हम लोग ऋतु देखते हैं। तो ऋतु में क्या है हम लोग जानते हैं, ऋतुएं 6 होती है, अर्थात शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो 6 ऋतुओं का एक क्रम होता है। इस क्रम को हम लोग को याद करके चलना है, इस क्रम को नहीं भूलना है, क्योंकि इसी क्रम पे बाकी सभी का क्रम निर्धारित होगा। अगर ये क्रम आप भूल गए, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत का सीक्वेंस अगर आप भूल गए तो ये फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको याद करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो आइए देखते हैं किस देखेंगे। जो पहली ऋतु है शिशिर, दूसरी है बसंत, तीसरी है ग्रीष्म, चौथे नंबर पे है वर्षा, 5वें नंबर पे शरद, 6ठे नंबर पे हेमंत। यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा नंबर जो दोष है, दोष वाले कॉलम को हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि दोष का जो संबंध ऋतुओं के साथ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग अलग से हम लोग बताएंगे कि किस ऋतु में कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ ना करके यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि किस ऋतु में कौन सा रस का इन्वॉल्वमेंट है, पर्टिकुलर जैसे बात करें कि किस ऋतु में किस रस का प्रधानता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऋतु थी शिशु ऋतु। शिशु ऋतु में जो रस है वो है तिक्त रस। बसंत ऋतु में जो रस का जो प्रधानता है वो है कषाय रस की है। ग्रीष्म ऋतु में जो रस है वो कटु रस है। वर्षा ऋतु में जो रस है वो अम्ल रस है। शरद ऋतु में जो रस है लवण रस है। और हेमंत ऋतु में जो रस है मधुर रस के इन्वॉल्वमेंट है या प्रधानता होती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो ये सीक्वेंस हम लोग को याद रहता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये सीक्वेंस को याद करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, 564 231। 564 564 आपको ये एक साथ कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। 564 5 6 4 564 2 3 1 231। ये क्या है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम लोग 6 रस को याद करते हैं तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर को 1 नंबर देते हैं, अम्ल को 2 नंबर, लवण को 3 नंबर, कटु को 4 नंबर, तिक्त को 5 नंबर, कषाय को 6 नंबर। लेकिन यहाँ सीक्वेंस क्या है, देखेंगे पहले नंबर पे पांचवी वाली आ गई है। पहले नंबर पे क्या आ गया है, 5वीं वाली, अर्थात 5वीं का मतलब क्या हो जाएगा, तिक्त। तो देख रहे होंगे शिशिर में क्या है, तिक्त। या समझ में आया कि 564 इसका मतलब पहले नंबर पे 5 आएगा, तो 5 वाला क्या है, तिक्त है। देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे 6 है। पहले नंबर पे क्या था, 5 था, 5 का मतलब तिक्त हो गया, इस सीरीज में देखेंगे तिक्त हो गया। और दूसरे नंबर पे 6 है, तो 6 का मतलब इस सीरीज में देखेंगे इस मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। 6ठे नंबर पे क्या है, वो है कषाय। तो दूसरे नंबर पे जो है 6 आया, 6 का मतलब कषाय आया गया। तो इसका मतलब बसंत ऋतु में कषाय जो रस की प्रधानता होती है। तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे, यहाँ पर तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर 4 है। तो देखेंगे इस सीक्वेंस में 4 क्या है, कटु है। तो कटु है, तो कटु हम लोगों ने देखा कि तीसरे नंबर पे कटु आया था। ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की प्रधानता होती है, जो भी औषध होते हैं, जो भी द्रव्य होते हैं उसमें कटु रस की प्रधानता होती है। उसके बाद देखेंगे कि चौथे नंबर पे 2 है, 231 चौथे नंबर पे 2 है। तो देखेंगे 2 कौन से नंबर पे है, 2 जो है अम्ल है, 2 है अम्ल, इसलिए चौथे नंबर पे हम लोगों ने वर्षा ऋतु में अम्ल को लिखा है। 5वें नंबर पे देखेंगे 3 है, तो इस सीक्वेंस में देखेंगे 3 क्या है, 3 जो है लवण है। तो यहाँ देखेंगे 5वें नंबर पे लवण की बात कर रहा है इसलिए। और 6ठे नंबर पे देखेंगे 1 है, तो 6ठे नंबर पे 1 का मतलब मधुर होता है। तो हेमंत में मधुर
रस की प्रधानता होती है। तो याद कर लेना है, चाहे आप डायरेक्ट 564 231 सीक्वेंस से कि 5 नंबर पे आपका तिक्त है, छठे नंबर पे कषाय है, और चार का मतलब कटु हो गया, 2 का मतलब अम्ल हो गया, 3 का मतलब लवण हो गया, 1 का मतलब मधुर हो गया। जब इतना याद हो जाता है 564 231, उसके बाद अब हम लोग पर्टिकुलर रस का किस ऋतु में कौन सा रस की प्रधानता है और उस रस का जो गुण होगा वो रस का गुण होगा, अर्थात द्रव्य का रस का गुण होगा, द्रव्य से रिलेटेड रस का गुण होगा। तो उस तिक्त जो रस का क्या गुण है इसको हम लोग को कैसे याद करना है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस पर्टिकुलर रस का गुण याद रखने के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, तो ये होता है उसके भौतिक संगठन, कि कौन से रस का क्या भौतिक संगठन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चार्ट जो बनाया है पर्टिकुलर जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो यहाँ पर भी 6 रस है, लेकिन सीक्वेंस उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अलग है। तो 564 231 से याद कर लेंगे, सीक्वेंस उस हिसाब से बैठ जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे भौतिक संगठन में कि मधुर रस का भौतिक संगठन क्या है, मतलब अर्थात मधुर रस किन किन रसों से मिलकर बना हुआ है, तो देखेंगे पृथ्वी प्लस जल से मिलकर बना हुआ है। अम्ल रस का भौतिक संगठन है पृथ्वी प्लस अग्नि है। लवण रस का भौतिक संगठन जल प्लस अग्नि है। कटु रस का भौतिक संगठन क्या है, वायु प्लस अग्नि है। तिक्त रस का भौतिक संगठन वायु प्लस आकाश है। और कषाय रस का भौतिक संगठन वायु प्लस पृथ्वी है। तो जो भौतिक संगठन है इसको हम लोग अब याद कैसे होगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ईजी है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पंच भौतिक है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही 5 चीज़ें हैं। तो यहाँ देखेंगे 54 53 43 23 21 25 याद रखना है। तो मधुर के सामने याद करना है 54, अम्ल के दूसरे नंबर पे 53, लवण के सामने याद करना है 43, कटु के सामने याद रखना है 21, तिक्त के सामने याद रखना है 54 21 23, यहाँ पर 21 23 है, ध्यान रखिएगा। तिक्त के सामने याद रखना है 23 और कषाय के सामने याद रखना है 25। तो देखेंगे मधुर के सामने 54, क्यों 54, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो 54 का मतलब 5, तो 5 और 4, तो 5वें नंबर पे पृथ्वी आ रही है, चौथे नंबर पे जल आ रहा है, तो 54 हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर 53 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, और तीसरे नंबर पे आकाश वायु अग्नि, अग्नि आ गई, तो पृथ्वी प्लस अग्नि हो गया अम्ल का। फिर देखेंगे लवण, तो लवण के आगे हम लोगों ने 43 याद किया, तो 43 तथा 4, तो मधुर अम्ल लवण कटु, तो कटु देख रहे होंगे आकाश वायु अग्नि जल, आकाश वायु अग्नि जल, चौथे नंबर पे जल हो गया, जल प्लस तीसरे नंबर पे अग्नि हो गई। फिर कटु वाले में देखेंगे कि यहाँ पर 21 है, तो 21 का मतलब आकाश वायु, तो दूसरे नंबर पे वायु हो गया, और एक नंबर पे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है वायु प्लस 54 53 43 23 21 25, तो यहाँ 23 है, ये 23 एक्चुअली, ये 23 ये 21 है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। 23 अर्थात 3, तो वायु दूसरे नंबर पे है, अग्नि तीसरे नंबर पे, इसलिए देखेंगे दूसरे नंबर पे वायु, तीसरे नंबर पे अग्नि हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 2 नंबर पे अर्थात तिक्त रस वाले में जो भौतिक संगठन है आकाश प्लस वायु है, तो वायु प्लस आकाश, तो वायु दूसरे नंबर पे है और आकाश पहले नंबर पे, इसलिए 21 हो गया। और कषाय में देखेंगे वायु प्लस पृथ्वी है, तो वायु दूसरे नंबर की हो जाएगा 2, पृथ्वी 5 नंबर की 5। तो ये भौतिक संगठन हम लोग याद करेंगे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय का, उसी सीक्वेंस में 54 53 43 23 21 25, 54 53 43 23 21 25, इस तरह से हम लोग को याद हो जाता है। जब भौतिक संगठन याद हो जाता है तो उसी भौतिक संगठन से हम लोग रस के गुण को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो रस के गुण को याद करने के लिए एक पॉइंट और याद करना पड़ता है कि अगर भौतिक संगठन में तो यहाँ लिखेंगे नोट, रस के भौतिक संगठन में, तो ये रस का ही भौतिक संगठन है, ये रस का भौतिक संगठन यहाँ पर हम लोग नहीं दिया है, यहाँ अलग से दे दिया है। यदि रस के भौतिक संगठन में वायु है, तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। यदि रस के भौतिक संगठन में वायु है तो रुच्छ होगा, नहीं तो वो रस का गुण क्या होगा, स्निग्ध होगा। तो अब इसको हम समझ लेंगे कि वायु के भौतिक संगठन में यदि रस के भौतिक संगठन में वायु है तो जिसमें देखेंगे वायु है तो रुच्छ होगा, नहीं तो स्निग्ध होगा। तो देख रहे होंगे भौतिक संगठन में जहाँ जहाँ वायु होगा वो रुच्छ होगा। तो यहाँ पर वायु है, ये रुच्छ रस होगा।
यहाँ पर वायु है रुक्ष रस होगा, यहाँ पर वायु है रुक्ष रस होगा। तो ध्यान रखिए जहाँ जहाँ वायु होगा हम लोग रुक्ष की बात करेंगे। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है, यदि पृथ्वी है, यदि रस के भौतिक संगठन में पृथ्वी है तो गुरु, तो पृथ्वी है तो गुरु, नहीं तो लघु गुण होगा। तो जहाँ जहाँ पर देखेंगे ये मधुर अम्ल गुरु होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी है, तो यहाँ पृथ्वी ये भी गुरु हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर भी पृथ्वी, इसलिए कसाय भी गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि रस के भौतिक संगठन में अग्नि महाभूत है, अग्नि महाभूत है तो उष्ण, अग्नि की वजह से उष्ण, अगर अग्नि नहीं है तो शीत गुण होगा। तो जहाँ जहाँ अग्नि होगा, तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल में अग्नि है इसलिए उष्ण हो जाएगा, लवण में अग्नि है इसलिए ये उष्ण रस हो जाएगा, और कटु में अग्नि है इसलिए उष्ण रस हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले मधुर को देखते हैं। तो मधुर कहाँ पे, यहाँ पर है। तो सीक्वेंस हम लोग को यही याद करना है कि मधुर, अम्लवर्ध, कटु, तिक्त, कसाय, 54, 53, 43, 23, 21, 25। तो देखेंगे मधुर, तो मधुर का भौतिक संगठन क्या था, पृथ्वी प्लस जल। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, वायु है कि नहीं है, वायु होगा तो रुक्ष होगा, नहीं तो स्निग्ध होगा। तो यहाँ पहला जो गुण है वो है स्निग्ध है, क्योंकि वायु यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ वायु नहीं है। मधुर रस के भौतिक संगठन में वायु है तो रुक्ष, वायु है तो रुक्ष, नहीं तो स्निग्ध होगा। तो वायु यहाँ नहीं है, इसलिए स्निग्ध, रुक्ष न होकर स्निग्ध रस हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट कर रहा है, यदि पृथ्वी है तो गुरु, नहीं तो लघु। पृथ्वी है तो गुरु, नहीं तो लघु। तो क्या पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी है तो इसलिए यहाँ पर गुरु आ गया, नहीं तो क्या होता, लघु हो जाता। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है, यदि अग्नि है तो उष्ण, नहीं तो शीत। तो क्या यहाँ अग्नि है, तो अग्नि नहीं है, इसलिए अग्नि होता तो हम लोग उसको उष्ण मान लेते, नहीं तो शीत है, तो इसलिए देखेंगे अग्नि नहीं है इसलिए शीत हो गया। तो याद हो गया। दूसरा देखेंगे अम्ल, अम्ल देखेंगे अम्ल कहाँ पर है, तो याद रखना पड़ेगा हम लोग को, सीक्वेंस याद है। तो अम्ल देखेंगे यहाँ पर है। अम्ल का भौतिक संगठन जल प्लस पृथ्वी प्लस अग्नि है। तो 54 के बाद 53 हो गया। अम्ल का भौतिक संगठन पृथ्वी प्लस अग्नि है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वायु नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, स्निग्ध। स्निग्ध इसलिए क्योंकि वायु यहाँ पर नहीं है, तो वायु नहीं है इसलिए ये स्निग्ध, अगर वायु होता तो रुच होता। दूसरे नंबर पे लघु, लघु क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अगर महाभूत होगा तो गुरु होगा, नहीं तो लघु। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल, तो यहाँ देख रहे होंगे अम्ल के केस में यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेज आ जाती है। क्या कि अम्ल में पृथ्वी होने के बावजूद भी ये लघु रस होता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल और लवण एक्सेप्शन है इस तरह की चीज़ों को। पृथ्वी होने के बावजूद भी, अम्ल में पृथ्वी होने के बावजूद भी लघु होती है, ये आपको याद रखना। अम्ल लवण में एक्सेप्शन है, अम्ल में पृथ्वी होता है इसके बावजूद भी ये लघु है, जबकि लवण में पृथ्वी नहीं है। तो लवण में पृथ्वी नहीं है फिर भी ये गुरु होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी होने के बावजूद भी लघु है। तीसरे नंबर पे देखेंगे कि यदि अग्नि है अम्ल में, तो अग्नि है तो ये उष्ण है, तो यहाँ पर देखेंगे ये उष्ण हो गया। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे लवण रस। तो लवण रस हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर है, लवण रस यहाँ पर है। तो लवण में क्या है कि भौतिक संगठन क्या है कि जल प्लस अग्नि। तो जल कह रहा है कि यदि जल प्लस अग्नि, तो कह रहा है वायु है, वायु तो नहीं है इसलिए क्या है, वायु होता तो रुच होता। तो अगर वायु होता यहाँ पर, वायु यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में वायु है, वायु होता तो रुच होता, नहीं तो ये स्निग्ध है। तो देख रहे होंगे स्निग्ध हो गया। दूसरे नंबर पे यदि पृथ्वी होगा तो गुरु, तो लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। तो पृथ्वी नहीं है यहाँ पर, लवण में पृथ्वी नहीं है फिर भी ये गुरु है, तो इसलिए एक्सेप्शन, ये लवण और अम्ल एक्सेप्शन है। पृथ्वी होते हुए अम्ल क्या है, लघु है, लवण में पृथ्वी न होते हुए भी गुरु है। फिर देखेंगे कि अग्नि है लवण में, इसलिए ये क्या है, उष्ण है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका चौथे नंबर पे कटु रस देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर कटु रस। तो कटु रस में देखेंगे वायु प्लस अग्नि है, तो यहाँ देखेंगे वायु है, यदि वायु है तो रुच्छ, तो देखेंगे यहाँ पर कटु जो रस रुच्छ होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे पृथ्वी है कि नहीं, तो कटु में पृथ्वी रस नहीं है, पृथ्वी महाभूत नहीं है, इसलिए ये क्या है, पृथ्वी होगा तो गुरु, नहीं तो लघु, तो ये देखेंगे लघु हो गया। फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे यदि अग्नि, फिर अग्नि आती है अर्थात देखेंगे उष्ण है या शीत है,
तो कहीं ना कहीं उष्णता के लिए क्या है, अग्नि आवश्यक है। उष्ण के लिए अग्नि आवश्यक है, तो देख रहे हैं कटुरस में अग्नि है इसलिए उष्ण हो गया। फिर देखेंगे पांचवें नंबर पे तिक्त। पांचवें नंबर पे देखेंगे तिक्त। तिक्त यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे। तो तिक्त का भौतिक संगठन वायु प्लस आकाश है, तो वायु है इसलिए रुच्छ हो गया। देखेंगे वायु है तो रुच्छ हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत होगा तो गुरु नहीं तो लघु, तो देखेंगे पृथ्वी महाभूत नहीं है इसलिए लघु हो गया। और उसके बाद देखेंगे तिक्त में आकाश महाभूत है, इसका मतलब कि अग्नि होगा तो उष्ण शीत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ अग्नि नहीं है इसलिए शीत हो गया। छठे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर कषाय। कषाय का भौतिक संगठन क्या होता है, यहाँ पर कषाय कहाँ है, यहाँ पर है। तो कषाय का भौतिक संगठन वायु प्लस पृथ्वी है, तो पहला पॉइंट करें वायु है इसलिए रुच्छ होगा, वायु है इसलिए रुच्छ होगा। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे पृथ्वी होगा तो गुरु नहीं तो लघु होगा, तो पृथ्वी है इसलिए गुरु है, पृथ्वी है इसलिए गुरु है। और देखेंगे तीसरा पॉइंट, अगर अग्नि होगा तो उष्ण नहीं तो शीत, तो अग्नि तो है नहीं इसलिए शीत होता है। तो इस तरह से हम लोग का जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु रस गुण की बात हम लोगों ने कर लिया और ये सीक्वेंस इसको समझ लिया। आइए देखते हैं कि अब जो ऋतु का दोषों के साथ क्या संबंध होता है, ऋतुओं का दोषों के साथ क्या संबंध होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोष। इस दोष का संचय प्रकोप प्रशमन। संचय ये नेचुरल प्रक्रिया होती है कि एक ऋतु में उसका सामान्य संचय होता है अर्थात कलेक्शन होता है, फिर उसका प्रकोप होता है और प्रशमन होता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, तो ये नेचुरली घटित होती रहती है। फिर देखेंगे अर्थात दोष, इसके नीचे लिखेंगे वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, तो वात का संचय याद रखेंगे, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, संचय प्रकोप प्रशमन, इस तरह से नहीं याद रखेंगे। तो वात का संचय कहाँ होता है, ग्रीष्म में होता है, उसका प्रकोप वर्षा में, और वर्षा ऋतु चल रही है तो ये वहाँ इस समय क्या है, वात का प्रकोप है, वात का प्रकोप है। देखेंगे वात का प्रकोप है। तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो रहा है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है, शरद ऋतु में वात का शमन हो रहा है, अर्थात नेचुरली वो नॉर्मल हो जाएगी, शमन हो जाएगी। पित्त की बात करें तो वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, वात का संचय हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ जो ग्रीष्म में वात का संचय, वर्षा में वात का प्रकोप और शरद में वात का शमन हो रहा था, वहीं वर्षा ऋतु में जहाँ पर वायु का प्रकोप हो रहा है, वहीं वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है, वहीं वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो याद रखना होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा है, हेमंत ऋतु में वात का प्रशमन होगा। उसके बाद देखेंगे कफ का, तो कफ का संचय हेमंत ऋतु में होता है। तो देखेंगे कफ का संचय हेमंत ऋतु में होता है, हेमंत ऋतु में होगा, और उसका प्रकोप बसंत में होगा, और इसका जो शमन होगा, प्रशमन होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा। तो ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वात का प्रकोप वर्षा में, पित्त का प्रकोप शरद में और कफ का प्रकोप बसंत में होता है, जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा क्लियर कर दिया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस और गुण। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सामान्य इसको समझाया। धन्यवाद।